वेलकम। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 4 पार्ट देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाइए, चैनल के ऊपर जाकर आप सभी पार्ट को देख सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग देखेंगे 58 का और करके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का और है। ये 58 आपका है, इसलिए तो हम लोग अगले वीडियो में ही देखे थे, यहाँ से मेरा क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए। तो हम लोग को एक निबंध लिखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। और हाँ, हम बता दें आपको कि हम सभी क्वेश्चन को हल करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही ये 59 का, सिर्फ 59 का एक ही और करके क्वेश्चन दिया हुआ उसका भी हल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग हल देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर निबंध लिखना, यही क्वेश्चन था। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता उपरांत भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौती थी। जो प्रमुख चुनौती है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्या है? पहला चुनौती है कि एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधना, ये पहला चुनौती था। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली और तत्कालीन चुनौतियां एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। ठीक है, सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। फिर है कि भारत अपने सरकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर हो। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग, धर्मों के अनुयायियों थे। देखिए, यहाँ पे जो बोलने वाले लोग थे वो अलग अलग थे, यहाँ की भाषा भी अलग अलग थी और उन लोगों में से धर्म भी अलग अलग था, संस्कृति भी अलग अलग था और धर्म के अनुयायी भी अलग अलग थे। उस वक्त आम तौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। और जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके अलग अलग संस्कृति थी और फिर यह है कि उनके अलग अलग बोलने वाले लोग हैं तो उनके धर्म भी अलग अलग होंगे और उनके अनुयायी भी बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण भरा देश, या मतलब कि जो बात कह सकते हैं कि इस प्रकार का देश ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है, ये लोगों का मानना था। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच प्रमाणित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह जाएगा? सबसे गंभीर सवाल था कि जो ये भारत जब अलग हो रहा था, पाकिस्तान भारत जब बंटवारे हो रहे थे, तो उसमें ये दिमाग में था कि क्या भारत एक रह पाएगा? ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा। क्या ऐसा मैं हर क्षेत्रीय और अपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? ये सभी क्वेश्चन उठ रहा था। उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे प्राप्त किया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल था। लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए, दूसरा पॉइंट था कि लोकतंत्र की स्थापना करना। स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। देखिए, हम लोग संविधान को जब देखें, संविधान के कुछ यहाँ पे हम लोगों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, ये गारंटी के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है और संविधान में हर नागरिक को क्या है
कि मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे, और इस बात से ये हमारा राजनीति आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये संविधान बना, उसमें से इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये लोकतांत्रिक ढांचे में के भीतर राजनीतिक मुकाबला होगा, मतलब राजनीतिक लोगों का घमासान होने वाला है। इसमें लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, होता है, परंतु इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। ये भी क्वेश्चन बना हुआ था कि जिस तरह से हमारा संविधान है, संविधान में बात लिखा गया है, इस तरह का व्यवहार लोगों के बीच में हम लोग बर्ताव कर पाएंगे या उतार पाएंगे, ये भी था। और एक तीसरा सबसे बड़ा जो था कि समाज मुल्क विकास, तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूच समाज का भला हो, ठीक है, ना कि कुछ एक वर्गों का। जो हमारा समाज मुल्क विकास जो कहा गया है यहाँ पे, तो इस बात से यह है कि तीसरा चुनौती यह था कि समूचे समाज, जो पूरे समाज की उसकी भला हो, ऐसा नहीं कि कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों की भला हो। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, और संविधान में साफ कर दिया गया है कि सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, ऐसा नहीं कि किन्हीं के पास कम किन्हीं के ज़्यादा करने वाले हैं यहाँ पे। और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। और ये भी संविधान में बताया गया कि जो वंचित वर्ग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, और किसी विशेष समुदाय के लोग भी हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्होंने राजनीतिक जो जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास, गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीति को तैयार करने की थी। ये था, हम लोग इस प्रकार से एक निबंध हम लोग लिख सकते हैं। आपको अगर अच्छे से आता है तो इससे अच्छे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपका 58 का और करके क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है कि चीन और भारत के मध्य विवाद के मुख्य बिंदुओं की विवेचना करना है, ठीक है, इसके जो मुख्य बिंदु थे इस बात को हम लोग को विवेचना करना है। तो चलिए हम लोग हल देखते हैं। चलिए हल हम लोगों ने देख लिया है कि देखिए भारत व चीन के संबंध में मनमुटाव, जो विवाद है, जो मनमुटाव के बिंदु यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस नोट्स को यहाँ पे लाया है, जो एक बुक है, ठीक है, इस बुक को हम लोग के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहला है कि सीमा विवाद के कारण भारत और चीन में के संबंध में मनमुटाव हुए हैं या फिर संबंध में विवाद हुए हैं, ठीक है। पहला है सीमा विवाद। चीन का आग्रह है कि लद्दाख का पूर्वी भाग तथा अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी बड़ा भाग तवांग उसके प्रादेशिक क्षेत्र में आता है। ये चीन का आग्रह है, ठीक है, जो उसे मिलना चाहिए। और ये भी कह रहा है चीन कि ये जो हम भाग आपको बताएं ये हमें ही मिलना चाहिए। चीन 1914 की मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, जो 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई है, उसको नहीं मानता, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करता है। भारत चीन के इस आग्रह को स्वीकार नहीं करता है, और भारत जो है इस चीन के जो ये दावे हैं, जो आग्रह है, इसको स्वीकार नहीं करता है, वो नहीं मानता है, ठीक है। दूसरा है जो भारत व चीन के संबंध में मनमुटाव या फिर मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विवाद जो है, विवाद का मुख्य बिंदु है। दूसरा है पाकिस्तान को चीन की परमाणु सहायता, जो पाकिस्तान को चीन जो है पाकिस्तान को परमाणु की सहायता करता है, परमाणु देता है। चीन गुप्त तरीके से पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा व तकनीकी प्रदान कर रहा है। उसे कहूटा में परमाणु रिएक्टर बनाया है। इसी सहायता से पाकिस्तान ने गोरी, गजनी व अब्दाली नामक मिसाइल बनाई है, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए संकट पैदा किया है। इसी कारण से भारत और चीन के बीच जो संबंध खराब हुए हैं या फिर जो विवाद है, यही दो कारण है। फिर तीसरा है कि हिंद महासागर में पेठ जमाना।
चीन हिंद महासागर में अपना पेट जमाना चाहता है। उसने म्यांमार से कोको द्वीप लिया है, जो म्यांमार से है उससे कोको द्वीप लिया है, जिससे बंगाल की खाड़ी में उसका पांव जम जाए। वह पाकिस्तान में कराची के निकट गवादर का बंदरगाह बना रहा है ताकि अरब सागर में भी उसका पांव जम जाए। वह श्रीलंका में हम्बनतोता बंदरगाह बना रहा है। यह भी भारत की सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन रहा है। देखिए क्या है कि हिंद महासागर में जो चीन है वो हर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हम लोग के पड़ोसी देश हैं, ये देश के बगल बगल में बनाते जा रहे हैं, बंदरगाह बनाते जा रहे हैं। जिससे में कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि म्यांमार से जो कोको द्वीप लिया है जिससे बंगाल खाड़ी में उसका पांव जम जाएगा। पाकिस्तान के करीब जो कराची है उनके वहाँ पे बंदरगाह बना रहा है, और श्रीलंका में भी अपना बंदरगाह बना रहा है, जिस कारण से हमारे सभी पड़ोसी देश के अगल बगल में ये बंदरगाह बना रहा है, जिससे वो अपना पेट जमा लेगा ये महासागरों में। तिब्बत का मामला ये भी है यहाँ पे है कि तिब्बत का मामला, भारत यह मानता है कि तिब्बत चीन का अंग है तथा उसकी समस्या चीन का घरेलू मामला है। जो भारत का मानना है कि जो ये तिब्बत है वो चीन का ही अंग है और उसका आंतरिक मामला है, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन भारत ने दलाई लामा का अतिथि के रूप में रहना चीन की आपत्ति का कारण बना हुआ है। और ऐसा है कि जो दलाई लामा हैं वो हमारे देश में आकर अतिथि बन के रहे हैं और वही उनका एक आपत्ति का कारण बना हुआ है। चीन का कहना है कि एक हमसे ये उनको दुखी हुआ है, चीन को दुखी हुआ है। पांचवा पॉइंट है कि चीन का विरोध रुख, चीन का जो है विरोधी रुख। चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है तथा सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी स्थान पर विरोधी है। वह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की दिशा अपनी ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। देखिए यहाँ पे चीन जो है वो विरोधी रुख है। क्या है कि ये देखिए परमाणु नीति, जो हमारे देश के परमाणु नीति है उनके ऊपर उनकी नीति को आलोचना करता है। परिषद में जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पे इसका विरोध करता है, भारत का विरोध करता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनकी दिशा मोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। यही है भारत व चीन के संबंध में मनमुटाव या फिर विवाद के मुख्य बिंदु, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका और करके क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन का हल, 59 का और का हल, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का और करके जो है उसका भारतीय राजनीति पर हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग हल देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। खेद की बात है कि पुरानी तकनीक का प्रयोग पर निर्भर रहने के कारण किसान लोग प्रगति नहीं कर सके। देखिए भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। खेद की बात यह है कि जो पुरानी तकनीकी है उसके ऊपर लोग निर्भर पहले रहते थे, ठीक है, जिसके कारण से लोग प्रगति नहीं कर सके। लेकिन किसान लोग नई तकनीकी का प्रयोग करके अच्छे फसल को उगाया। देखिए किसान लोग क्या किया कि नई तकनीक जो आया, जो जैसे में ट्रैक्टर, जो पहले बैल से हल जो चलाया जाता था वो ट्रैक्टर का प्रयोग किया करने लगा, उन्नत बीज का प्रयोग किया, फिर वगैरह वगैरह अच्छे खाद का प्रयोग किया, मिट्टी की जांच करवाई। ये सभी काम करने के बाद जो फसल बोया उसमें से क्या हुआ, अधिक मात्रा में उनको फसल प्राप्त हुई, ठीक है, अच्छा उपज किया। और इस प्रक्रिया में जैसे मैं आपको अभी बताया ना कि हर प्रकार की चीज़, जैसे मैं ट्रैक्टर से हल जोताया, अच्छे खाद का प्रयोग किया, उन्नत बीज का प्रयोग किया, सिंचाई के साधन उनको अच्छे तरीके से मिला, ये सभी जो क्रिया मिलकर काम किया गया, प्रगति किया गया, इस प्रगति को हरित क्रांति कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखिए। देखिए सबसे पहले कि पहला है कि कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गई है। कृषि जो है हरित क्रांति के बाद कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गया है। अब धनी लोगों ने बड़े बड़े फार्मा बनाने शुरू कर दिए। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े फार्मा बनाना शुरू कर दिया, जिससे छोटे स्तर के किसानों की ज़मीन छीन ली गई। देखिए छोटे स्तर के किसान जो है उनकी ज़मीन छीन ली गई, या फिर उनको मजबूर करके उनको ज़मीन को रख लिया गया है। ग्रामों में नव धन्याढ़ वर्ग पैदा हुए। जैसे में देखिए गाँव में क्या हुआ कि बड़े बड़े किसान लोग पैदा हो गए, जिस कारण से क्या हुआ कि वहाँ के लोग गरीब और भूमिहीन हो गए। किसान का शोषण और दमन किया जाने लगा। ये भी एक भारतीय राजनीति का प्रभाव के ऊपर पड़ा है ये, ठीक है, ये प्रभाव है हमारे राजनीति के ऊपर पड़ा है। दूसरा है कि कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण ने कृषि लोगों के रोजगार के अवसर दिए। देखिए क्या हुआ कि जैसे में मशीनरी चीज़ आया इस पर, क्योंकि हरित क्रांति लाए तो इसमें तो नए नए तकनीक का प्रयोग किया गया, तो कृषि के क्षेत्र में मशीनरी के कुछ लोगों को रोजगार के अवसर दिए गए, ठीक है।
जैसे में इसमें क्या हुआ कि मशीनरी, धान की कटाई, धान की बुआई, या फिर कि फसल की कटाई, फसल की बुआई, हॉल सामान जो बोले कि हॉल प्रक्रिया जो भी होने लगा वो मशीनरी कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला, अवसर मिला। लेकिन पुरानी तकनीक, जो हल चलाते थे, जो धान हाथ से रोपते थे, जो खेतों में काम करते थे पुरानी तकनीक के माध्यम से, वो बेरोजगार हो गए। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी और वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग पलायन शहरों की ओर किए। ठीक है, ये शहरों की ओर किए। जब ये छोटे किसान मशीनरी के रूप में मशीनर आ गया तो ये सब सभी चीज़ वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गया और फिर वहाँ से लोग शहर की ओर बढ़े। फिर है आपका कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी तक शहरी क्षेत्र में आय संबंधित अंतर था। देखो अभी तक जो है शहरी क्षेत्र में ही आय संबंधित समस्याएं थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी यह अंतर पैदा हो गया है और ये ग्रामीण क्षेत्र में भी अंतर पैदा हो गया। यदि किसी उपजाऊ क्षेत्र के बड़े किसान बहुत संपन्न हो गए तो अन्य काम या गैर उपजाऊ क्षेत्रों के किसानों की बड़ी संख्या में दरिद्रता की रेखा से नीचे आ गई है। क्या है कि देखिए बड़े किसान लोग जब मतलब कि संपन्न हो गए, बड़े हो गए, उनके पास सब चीज़ उपजाऊ क्षेत्र है, तो क्या होता है कि छोटे किसान जो हैं उनके बीच गरीबी छा जाती है, दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता। ठीक है, फलतः सामाजिक तनाव व संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण से सामाजिक तनाव हो जाता है। बड़े और छोटे में डिफरेंस देखने लगता है कि नहीं ये बड़े हैं, उनके पास ये है, ये वाला फन, हर प्रकार की क्रिया होने लगती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि कृषि के क्षेत्र में भी सट्टेबाजी शुरू हो गई और कृषि के क्षेत्र में भी सट्टेबाजी शुरू हो गई। शहर के बहुत धनी लोगों ने किसानों की उपजें थोक में खरीद ली और क्या हुआ कि शहर के बहुत ऐसे धनी लोग थे, उसने क्या हुआ कि किसान की जो फसल हुआ उसको थोक के भाव में खरीद लिया, अपने गोदाम माल में भर के रख लिया और अपने गोदाम में उसको छिपा कर भर के रख दिया। और क्या हुआ, उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं की कमी की कृत्रिम स्थिति पैदा करके कीमतें ऊंची कर दी गई। और क्या हुआ कि देखिए जैसे में हम सभी माल को एक जगह पे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये होगा कि जो माल बचेगा उसका रेट बढ़ता हुआ चल जाएगा। इस प्रकार से कृत्रिम स्थिति पैदा करता है महंगाई की। ठीक है, और इस कारण से ये जो कीमत बढ़ती है इससे जनसाधारण को परेशानी की सामना करना पड़ता है। नव धन्याढ़ वर्गों के नेताओं ने अपनी पार्टी या दबदबाकारी गुट बना लिया और क्या हुआ कि जो मतलब कि नए बड़े लोग थे, बड़े लोग के किसान थे, बड़े लोग थे, उसने क्या किया, पार्टी बना लिया और उसमें अपना दबदबा बना लिया। उन्होंने सरकार में अपना प्रवेश करके सरकार पर अपने दबाव को स्थापित करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया। किसान लाबी जैसा पदबंध प्रचलन में आ गया और इस प्रकार से हरित क्रांति ने राजनीति के ऊपर इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक इस जो राजनीति का पॉलिटिकल साइंस का अभी तक आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर जाकर वहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं।